जिनसे हम आज मोटे अनाज के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर आपकी संस्था ट्री ऑफ लाइफ सेंटर फाउंडेशन किसके लिए काम करती है और कौन कौन से लोग आपके साथ इस कारवां से जुड़े हुए हैं। लेडी जी, आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है ट्री ऑफ लाइफ सेंटर फाउंडेशन, जिसके आप डायरेक्टर भी हैं जी, उसको बनाने का मकसद और इसके उद्देश्य क्या है? आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और हाँ, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ट्री ऑफ लाइफ सेंटर की मैं डायरेक्टर हूँ। और ये संस्था बनाई थी मैंने इसलिए कि मैंने देखा कि जो महिला किसान हैं जी जी जी। वो उनका कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जो ज़मीन है वो उनके पति के नाम है, तो उनको किसान कहा ही नहीं जाता। तो उनकी मदद करने के लिए मैंने ये मैंने ये संस्था इसलिए बनाई थी ताकि उनको मैं ट्रेनिंग दे सकूं। उनको मैं जिन जिन चीज़ों में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें उनको मैं ऐसी गुड़िया की बातें बताऊं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये था हमारी संस्था का मकसद। एक बीच में अभी आपने कहा हमको ट्रेनिंग दे सकूं। जी। किस तरह की ट्रेनिंग हम लोग इनको देते हैं स्पीकिंग की, ताकि स्टेज पे खड़े होके अगर कोई कभी मौका मिले तो बोल सकें। अच्छा, वेरी गुड। हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं ईमेल भेजने की, अगर पढ़े लिखे लेडीज़ हैं उसमें जो ईमेल भेजना सीखना चाहती हैं उनको वो भी सिखाते हैं। बहुत अच्छे। और उनको वैल्यू एडिंग, हम लोग वैल्यू एडिंग सिखाते हैं। वैल्यू एडिंग का मतलब हुआ कि हम लोग उसमें इनको ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अनाज है जी, उसका कोई प्रोडक्ट बनाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो हम उनको सिखाते हैं। तो ये है कुछ ट्रेनिंग जो हम लोग देते हैं। और वैसे तो बहुत सारे ट्रेनिंग है। वर्मी कंपोस्ट सिखाते हैं बनाना, किस तरीके से केचुआ वगैरह डाल के आप अच्छी खाद बनाओ, पंचगाव्य, कई चीज़ों की ट्रेनिंग है जो हम लोग देते हैं। मतलब ये सब अच्छे उद्देश्य को लेकर आपने संस्था का गठन किया है। मेनली सब ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ है हमारा काम। एक सवाल और ये आता है कि आज सरकार भी जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों को काफी प्रोत्साहित कर रही है। बिल्कुल। सवाल ये कि आखिर क्या है मोटा अनाज और इसको खाने से क्या फायदा होता है? जी, मोटा अनाज एक ऐसा विषय है जिसको सुन के लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। जी। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ने कभी ना कभी तो मोटा अनाज खाया ही है। अब मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ मोटे अनाजों के। एक नाम है बाजरा जी, दूसरा है रागी, आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। दूसरा है जौ, कोदो, सामा का चावल आपने जरूर खाया होगा, ठीक है ना। कुटकी और कंगनी बहुत ही फेमस मोटे अनाज हैं। और इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हम लोगों के ज़िंदगी में होता ही रहता है। बिल्कुल। अब आप देखें, एक चीज़ है जिसको रामदाना बोलते हैं हमारे यूपी में, और दूसरे राज्यों में लोग इसको नहीं जानते। अभी मैं केरल गई थी तो वहाँ मैंने बताया उन लोगों को रामदाने के बारे में। इसको इंग्लिश में एमरैंथ बोलते हैं। और मैं बहुत सारा लेकर भी गई थी। उसकी कई बनी हुई चीज़ें जो हम लोगों ने बनाई थी वो लेकर गए। वहाँ लोग हैरान हो गए कि अरे ये भी मोटा अनाज है। हाँ, ये भी मोटा अनाज है, नहीं जानते थे लोग। तो हमारा ट्रेडिशनल जो खान पान है वो तो मोटा अनाज ही था। वो काफी पोषक तत्व थे उसमें। बहुत पोषक तत्व होते हैं उसमें। और धीरे-धीरे दूर हो गए। और धीरे-धीरे हम दूर हो गए। उसकी भी एक कहानी है। जी। दूर होने की भी एक कहानी, क्योंकि पहले ये लोगों की पसंद था, अब धीरे-धीरे उनके थाली से दूर हो गया। बिल्कुल, उसकी एक बहुत जबरदस्त कहानी है। जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या इसकी कहानी ये है कि 1960s में जी लोगों ने क्या किया, विदेशी लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने, इन्होंने एक नए किस्म का चावल और गेहूं ईजाद किया। अच्छा। हाँ, और उस वैरायटी का गेहूं और चावल उन्होंने सोचा कि भारत जैसा देश जहाँ पर कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हम इसको वहाँ पहुँचा दें तो ये पूरी तरह से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मकसद उनका था फेमस होने का। अच्छा। कि हमारा, हाँ, इसी बहाने हम फेमस हो जाएं और हमारा रिसर्च पूरी दुनिया में माना जाने लगे। तो ये वैरायटीज ऑफ चावल और गेहूं भेजा गया
भारत और बाकी कंट्रीज में भी भेजा गया, मैं ये नहीं कह रही, बट भारत, मैं कहानी सिर्फ भारत की आपको बता रही हूँ। तो वो यहाँ आया और एक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे जो इंडिया के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनको लगाया गया कि तुम इसको पूरे भारत में फैलाओ। तो उन्होंने ये काम बखूबी किया, बताया सबको कि देखो ये बड़ा फायदेमंद है, इसको चावल को उगाओ, गेहूं को उगाओ, बड़ा चर्चित नाम है। हाँ, तुमको फायदा होगा और तुम पैसे वाले बन जाओगे और तुम्हारे लिए ये आसान होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया उन सीधे साधे किसानों को कि इसको करने से नुकसान क्या क्या होंगे, वो नहीं बताए गए। वो आज हमें नुकसान सारे दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो भारत की ज्यादातर जमीन जो है वो मरुस्थलीकरण से ग्रसित हो गई है, ठीक है ना। और उसकी वजह से अब ऑर्गेनिक खेती करना, जैविक खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई साल लग रहे हैं जमीन को सही करने में। गोबर की खाद डालो, 2-3 साल इंतजार करो, फिर डालो, ये जी बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाला गया है ये चावल और गेहूं उगाने के लिए कि जमीन बर्बाद हो चुकी है। और पानी इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि किसान जो हैं वो सुइसाइड करने पे मतलब एकदम से वो हो गए हैं, आमादा हो गए हैं। और आप देखिए वर्धा जैसे एरियाज में कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, किसानों ने। क्यों? कि वो बैंक का लोन नहीं भर पाए, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड खरीदना कोई हंसी की बात है नहीं। और इन अनाजों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान के लिए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ थी, ठीक है ना। अब ये भेजा गया था इंडिया इसलिए कि ये जो भूखमरी है वो हट जाए, क्योंकि भूखमरी होती थी उसके पहले। तो भूखमरी तो अवश्य हट गई, लेकिन फिर क्या हुआ? हमारी ज़मीन में भूखमरी आ गई, है ना। ज़मीन हमारी बर्बाद हो गई, पानी हमारे यहाँ एकदम से वो हो गया, है ना। आप अगर देखें तो बहुत सारे उसके नुकसान हुए और फ़ायदा बहुत कम था। तो इस वजह से हम लोग, हमारी संस्था आज जोर ये दे रही है कि हम लोग जैविक खेती पर हमारी महिलाओं को हम लोग जी हाँ ट्रेनिंग देते हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी और पूरी तरह से उनको सपोर्ट हम लोग देते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी दिलाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। ये बताइए कि मिलेट पर जो है इंडिया में वैसे कई संस्थाएं काम करती हैं जी, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो क्या आपकी जो संस्था है हाँ उसका भी कहीं से ज्वाइंट वेंचर है या अकेले आपकी संस्था इस दिशा में काम कर रही है? नहीं, हमारी संस्था अकेले तो नहीं काम कर रही है। हम लोग बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करते हैं, मगर एक संस्था मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। उनका नाम है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि हैदराबाद के जहीराबाद एरिया में मेनली उनका ऑफिस है, लेकिन वो कम से कम 16 से 20 विलेजेस में काम कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में। और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं उनके यहाँ, कई हज़ारों महिलाएं उनके साथ काम कर रही हैं। और मेन फोकस उनका है मिलेट्स उगाना। तो तरह तरह के मिलेट्स वो लोग वहाँ उगाते हैं और कम से कम 25 वैरायटी के मिलेट्स वहाँ उग रहे हैं, जो कि पूरे इंडिया में नहीं उग रहे हैं। और एक औरत है वहाँ जिसका नाम है मुगलम्मा। अभी हम मुगलम्मा से भी मिलकर आए थोड़े समय पहले। और मुगलम्मा इंडिया की सबसे बेस्ट मिलेट फार्मर है। अरे वाह। तो अभी हम उससे भी मिलकर आए और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो औरत के ऊपर काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन उसने परेशानियों का सामना करते हुए इंडिया के जो ट्रेडिशनल बीज हैं, क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर कि हाइब्रिड सीड्स का, जो हाइब्रिड ये ले आए हैं मॉन्सांटो कंपनी अमेरिका की हाइब्रिड बीज, जिसकी वजह से कितनी बीमारियां और एलर्जीज हो रही हैं भारत में। उस औरत ने अपना पूरा कोशिश लगा के उसने जो ट्रेडिशनल वैरायटीज थी उनको उसने रखा और छोटे छोटे बास्केट्स में उसने गोबर लगा के उन सीड्स को संजो के रखा जी, उसने उनको संरक्षित किया। और मैंने जाकर सारे बीजों को देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। उसने ये भी बोला है कि वो बीज हम लोगों को देगी उत्तर प्रदेश के लिए, उन 25 वैरायटीज को यहाँ ग्रो करने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस संस्था का साथ, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का, हम लोग उनके अब ऑफिशियल पार्टनर्स बन गए हैं। उनका साथ मिलने से हम लोगों का जोर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, जो हमारे पुराने लोग थे जिनको हम लोग बहुत सुनते हैं, पुरानिया,
जी, वो तो मोटे अनाज के बारे में बखूबी जानते थे। पूरी जो हमारा तरह ये से। यूथ है आज का, हाँ, वो मोटे अनाज से बहुत दूर है, पिज्जा बर्गर में अटक गया है। तो उनके लिए क्या करें, क्या है मोटा अनाज, उनको क्या बताना चाहेंगे, मोटा अनाज क्या है, उसके फायदे क्या हैं? उनके लिए मैंने एक चीज सोची। मैंने सोचा कि देखिए, जिस किसी को कोई चीज समझानी है, आपको उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। हाँ। अगर आप उसकी भाषा नहीं बोल पाए तो वो आपसे दूर भागेगा। जी, बिल्कुल तो सही। मैंने सोचा कि इनको कहना कि तुम मोटा अनाज खाओ वो बेकार है। तो मैंने ये सोचा कि जो बेकरी आइटम्स, इन लोगों को बेकरी की चीजें बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा खासकर युवा को। जी, तो बेकरी आइटम्स में मिलेट शामिल करो और बच्चे जो हैं बड़े प्रेम से खाएंगे। बहुत अच्छी बात। और हम लोगों ने बनाया मिलेट का कुकी, मिलेट का बिस्किट, मिलेट की ब्रेड, ठीक है ना, और मिलेट की ना जाने कितनी बेकरी आइटम्स हम लोग बनाते हैं। केक तक बना डाला हम लोगों ने, अलग अलग किस्म के केक्स, और लोगों ने बड़ा लाइक किया। अभी हम 2 बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके लौटे हैं। अच्छा, हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे। जी हाँ, एक कॉन्फ्रेंस था हमारा केरल में, कोची शहर में, और उसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए थे, और हम लोग अभी उसको अटेंड किया। वहाँ पर हम लोगों ने अपनी महिलाओं के बनाए हुए बेकरी आइटम्स और बनाए हुए हाथ के लड्डू और तरह तरह की चीज़ें, रामदाना लगाया। तो सारे लोग वहाँ पे, साइंटिस्ट लोग भी बड़े खुश हुए उसको देखकर कि मैडम ये आप क्या लाई हैं, ये तो हम लोग ने कभी देखा ही नहीं। तो इससे आप सोचिए कि भारत एक इतना विविध देश है कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे उगती हैं कि एक जगह के लोग दूसरे जगह की चीज़ को जानते ही नहीं। अनेकता में एकता। जी हाँ, अनेकता में एकता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर कि उन लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया हमारी बनाई हुई चीज़ों में। तो जी, क्या लगता है आपको, जो मोटा अनाज है जी, उसको प्रचलित करने का प्रयास जो सरकार कर रही है, कैसे, क्या लगता है आपको, सरकार भी इस दिशा में अपना काम कर रही है? सरकार तो, मेरे ख्याल से सरकार ने तो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। जी जी। और इन्होंने तो मतलब इतने सारे, अभी आप देखिए आज बजट अनाउंस हुआ है, उन्होंने कुछ कहा है। आप बहुत बड़ा अमाउंट, मेरा उद्देश्य यही था। जी जी, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट, कई करोड़ रुपए इस चीज़ के प्रमोशन के लिए और किसानों की मदद के लिए प्लेज कर दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि ये पैसा इन लोगों के बेटरमेंट के लिए, ताकि ये मिलेट्स को और मोटे अनाज को और प्रमोट करें, ग्रो करें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे युवा भी अपने इम्यूनिटी को और अच्छा बना सकें। जी लीजिए, ये जो देश विदेश में जो मोटा अनाज है उसको पहुंचाने के लिए जी आपकी संस्था किस प्रकार से काम कर रही है? सुधीर जी, हमारी संस्था तो सबसे पहले महिलाओं को ट्रेनिंग देती है। जी। तो मान लीजिए कोई महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि मिलेट उगाने में या जो बीमारी हो जाती है मिलेट में, उससे मतलब उसका इलाज करने में उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो हम लोग उसका भी मतलब वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है ना। वैल्यू एडिंग में हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं कि तुम किस तरीके से रागी को लेकर बिस्किट बनाओ, किस तरह बनेगा, वो हम औरतों को शुरू से लेके अंत तक पूरा बताते हैं, पैकेजिंग तक और मार्केटिंग तक उनको पूरी बताते हैं। और जिसको हम लोग कहते हैं हैंड होल्डिंग, हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं उनका, जब तक कि वो उस काम में कॉन्फिडेंस आ ना जाए और वो खुद ना करने, जब तक कि महारत हासिल ना कर ले, जी जी, तब तक अपने हाँ, हम लोग जब ट्रेन रहता है ये पैकिंग करके आप विदेशों में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, भारत के अंदर विदेश सब जगह हम लोग इसका वो कर रहे हैं। लीजिए, देखिए स्टूडियो की घड़ी जो होती है ना जी, वो हमें इशारा कर रही है कि हमें बात का और आगे जाने के, लेकिन चलते चलते एक अहम सवाल, हमारे दर्शक भी जानने को बहुत बेताब होंगे कि आखिर आपको मिलेट क्वीन का खिताब किसने, कहाँ और कब दिया? सबसे अहम सवाल। जी जी, वैसे तो मैं ये बताना पसंद नहीं करती, पर मैं NRI हूँ और मेरे पास नागरिकता ऑस्ट्रेलिया की भी है, इंडिया की भी है। वेरी गुड। तो मैं जब अभी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 37 साल रही हूँ। तो 1984 से लेकर और 2021 तक मैं ऑस्ट्रेलिया में थी जी। और वहाँ पर बहुत मिलेट उगता है। अच्छा। हाँ, बहुत उगता है मिलेट ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सारा मिलेट ऑस्ट्रेलिया में जानवरों को खिला दिया जाता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं स्कूलों में और जहाँ जहाँ जाती थी, मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स करती थी लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए। हाँ, कि मिलेट के केक्स बनाओ, मिलेट की और चीज़ें बनाओ, जानवर को भी खिलाओ मगर खुद भी खाओ, क्योंकि ये कोई सिर्फ जानवर के लिए थोड़ी है,
ये तो हमारे इंडिया में तो न जाने कितने हज़ारों साल से हम लोग मिलेट पे जिए हैं, तो और सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ भी इंडिया ही में हैं। तो उन लोगों ने क्या था कि वहाँ पर वो लोग निक नेम दे देते हैं लोगों को। तो ऑस्ट्रेलियन लोगों ने मुझे निक नेम दिया था मिलेट क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह जी, बहुत दर्शकों कितने उम्दा बात आपने ये बताई। मेरे नाम की कहानी कि जो जिस चीज़ को हम लोग वहाँ बेकार समझा जाता था उसको लेके आपने वहाँ के लोगों को जागरूक किया और वहाँ के लोगों ने जी आपकी जागरूकता देख के आपको इस खिताब से नवाजा है। ले लीजिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम इसके आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, अगली बार हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जनतपिस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।